अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम जो है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। किरचॉफ के 2 नियम हैं। इन्होंने 1842 ईस्वी में ये नियम बनाए थे। ठीक है, इस नियम का मकसद क्या था? जो आप किरचॉफ के नियम से किसी भी जटिल परिपथ के अंदर कहीं पे भी धारा निकाल सकते हो और उस जगह पे विभव प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ओम के नियम की ये लिमिटेशन थी कि उसमें अगर सीधा सीधा सिंपल सर्किट होता था तो ओम के नियम से हम धारा और विभव निकाल सकते थे। हाई स्कूल स्तर तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि किसी भी परिपथ में अगर आपको धारा निकालनी होती थी, ठीक है, और उसमें सोर्स एक किनारे होता था, लास्ट में होता था। ठीक है ना, बीच में कहीं सोर्स नहीं आता था, एनर्जी देने वाला कोई ऐसी चीज़ बैटरी वगैरह नहीं आती थी, तो हम ओम का नियम लगा करके उससे निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन ये जो नियम बनाया गया है उस समस्या को दूर करने के लिए कि यदि सोर्स बीच में आ जाए, परिपथ के बीच में कोई सोर्स आ गया और वहाँ पे हमें जो है करंट पता करनी है, वहाँ पे हमें विद्युत विभव पता करना है, विभवांतर पता करना है, ठीक है, तो उस नियम से नहीं कर सकते थे। ये उसकी लिमिटेशन थी, तो उसको दूर करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम बताए। ठीक है, पहला नियम ये था जिसको हम लोग संधि के नियम से जानते हैं, धारा के नियम से जानते हैं, या हम इसको पहला नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, पहला नियम। ठीक है ना, इसमें होता क्या है कि समस्त धाराएं किसी एक बिंदु पे हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ धाराएं आ रही होती हैं, कुछ धाराएं जा रही होती हैं। तो ये नियम ये कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी धाराएं होंगी उनका बीजगणितीय योग 0 होगा। बीजगणितीय योग, ये सिंबल होता है बीजगणितीय योग का। बीजगणितीय का मतलब है जैसे कोई धारा आ रही है उसके तुमने प्लस मान लिया, संधि की तरफ कोई धारा आ रही है तो उसको क्या माना? प्लस। और कोई धारा जा रही है तो उसको क्या मानेंगे? माइनस। धारा एक अदिश राशि है ना, इसलिए इसके साथ चिन्ह लेते हैं, प्लस मानेंगे। ठीक है ना, तो किसी भी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का समस्त योग जब आप करेंगे तो वो 0 आएगा। इसी को जब चिन्ह सहित जोड़ करते हैं उसको कहते हैं बीजगणितीय योग। ठीक है, जब चिन्ह का भी अपना महत्व हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ बीजगणितीय योग किया जाता है जिसका मान 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इस पे हम समझते हैं, ये डेफिनेशन हो गई समेशन ऑफ I = 0। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आने वाली धारा कौन सी है? I1 है। और कौन आ रही है? I3 आ रही है ना, 2 धाराएं आ रही ना इस संधि की ओर। वो पॉइंट क्या है? संधि। तो हम कह सकते हैं I1 + I3। अब जाने वाली कौन है? I2। कौन सी जा रही? I4। जाने वाले को माइनस से लिख रहे हैं। और कौन जा रही? I5 = 0। ये नियम हो गया है ना। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो I1 + I3 = I2 + I4 + I5। तो एक नियम सिंप्लीफाइड होकर के ये भी बनता है कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है। ये भी नियम आ गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग क्या हो जाएगा? बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है, दूर जाने वाली धाराओं के योग। ठीक है ना, तो दूर जा रही है उनका सम कर लीजिए, जो आ रहे हैं उनका सम कर लीजिए, दोनों आपको इक्वल दिखेंगे। ठीक है, तो इस नियम से ये प्रूफ होता है, जो पहला नियम है आवेश संरक्षण। ठीक है, आपसे पूछा जाता है आवेश संरक्षण को कैसे सिद्ध करोगे? तो जो इनका किरचॉफ का पहला नियम है, धारा का नियम, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ लिख सकते हो, यह आवेश संरक्षण को सिद्ध करता है। ठीक है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर का आता है। ठीक है, कि आवेश संरक्षण को सिद्ध करने वाला किरचॉफ का कौन सा नियम है? तो आप बताएंगे पहला नियम है। ठीक है ना, पहला नियम आवेश संरक्षण को भी सिद्ध करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ठीक है, दूसरा नियम का नाम है
पास का नियम, कभी कभी लिख के आता बंद पास का नियम, क्योंकि पास कहते हैं जब एक पूरा जहाँ से स्टार्ट किया चलना वहीं पे आके पहुँच जाओ, तो उसको कहते हैं बंद पास है। शॉर्ट फॉर्म में पास बोल दिया जाता है या दूसरा नियम बोल दिया जाता है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि किसी परिपथ के अंदर प्रत्येक बंद पास, अब तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लेते हैं इस जगह से चलना शुरू किया, इस बिंदु का नाम है ए, ठीक है, और यहाँ से चलते गए ऐसे है ना, एक ये बिंदु इसके अंदर है बी, ठीक। अब यहाँ पे पास बनाते हैं, सबसे पहला काम होगा सेकंड लॉ लगाने के लिए पास बनाना, ठीक है। पास जहाँ से शुरू करो वहीं पे आके खत्म कर दो, उसको क्या कहते हैं, पास कहते हैं। जैसे तुमने क्या किया कि एक पास बनाया, ठीक है, मान लो बी से शुरू कर दे कोई बच्चा, बी से चले R1 पे आए, E1 पे आए, I1 धारा है इसके अंदर, और A पे आए, फिर बिना रिवर्स जाते हुए E2 R2 और कहाँ पहुँचे, B पे पहुँचे, तो ये एक बंद पास हो गया। अच्छा, कोई दूसरा बच्चा था वो ऐसे चला, B से चला R2 में गया, इस बैटरी E2 में गया, यहाँ से A पे आया, इससे नीचे की तरफ मुड़ गया, R3 से होता हुआ फिर B पे पहुँचा, ये दूसरा पास बन गया इसके अंदर। कोई तीसरा बनाना चाहे बाहर ही चलेंगे, A पे गया, इधर से I1 E1 पे गया, R1 पे गया, B पे आया, नीचे चला आया R3, तो ये तीसरा पास बन गया। तो इस टाइप से आप जो है पास ढूंढा करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन आता है कितने पास बनाएंगे, है ना, तो जितनी आपने धाराएं ली हैं इसके अंदर, इस परिपथ के अंदर जितनी आपने धाराएं ली हैं आपको उतने पास बनाने हैं, क्योंकि धारा का ही मान ज्ञात करेंगे हम लोग, उसके बाद विभव निकला करेगा। विभव तो बहुत सारे निकालोगे, यहाँ निकालो कहीं भी निकालो, लेकिन धाराएं लिमिटेड होती है ना, तो हम जो समीकरण बनाएंगे वो धाराओं के लिए बनाएंगे, तो हमें उतने पास ढूंढने होंगे जितनी हमारे पास धारा होगी, ठीक है ना। धारा के लिए हम लोग पहला नियम जो अभी पढ़ा क्या है, इसको संधि कहते हैं। ऐसा बिंदु परिपथ के अंदर, ऐसी स्थान जहाँ पे 2 से अधिक 3, 4, 5 ब्रांच मिले आकर के, देखो एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से, तो इसमें कितनी हो गई 3, तो जहाँ पे कम से कम 3 जरूर मिलना चाहिए। अब 2 देखोगे तो ये कोना है, ऐसे निकल रहे, तो ये मिला नहीं है, इसको तो तुमने मोड़ दिया, एक ही तार है ये, ऐसे क्या ऐसे मोड़ दिया, तो ये संधि नहीं हुई, यहाँ पे कोई संधि नहीं है। संधि होती है जहाँ पे कम से कम 3 भुजाएं जरूर आके मिले। कितनी भुजाएं, 3, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये एक संधि है, ये एक संधि है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस पास के अंदर कितनी संधियां हैं, तो 2 संधि है। कितनी संधि है, 2 संधि, और जितनी संधि होगी उतनी धारा समझ लो बनाना है आपको, कम से कम उतनी धारा तो बनानी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि A से B को मिलाने वाले 3 पाथ हैं, एक ऊपर वाला, एक भुजा हो गई, एक ये वाली E2 ब्रांच वाली, और एक R3 वाली, है ना। तो इसके अंदर 3 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो संधि कितनी होगी, एक कम, भुजाएं जितनी होगी संधि एक कम, तो 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक संधि A है और एक संधि B है। संधि पे संधियों का नियम लगा सकते हैं, वो हम सिखा चुके हैं, उसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी हम सीखेंगे कि पास कैसे बनाते हैं और पास में कैसे नियम लगाया जाता है। तो पास बनाना आपको सिखा दिया, मान लेते हैं एक पास तो हमारा ये हो गया, ऐसे 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 करके नाचेंगे हम लोग, है ना, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक। कहीं से भी शुरू कर सकते, शुरू कहीं से भी करो, बस फॉलो ये करना। ये एक पास हो गया, इस वाले को एक पास नाम दे दिया। नीचे भी बना देते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 ऐसे, अपनी सुविधा के लिए ऐसे करके बना लिया कि हम ऐसे ऐसे चलने वाले हैं, इसका नाम पास नंबर 2 हो गया। 2 धाराएं थी, 2 ही पास बनाएंगे, तीसरे वाले को नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं लिखा कैसे जाता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम में ये कहा गया है कि किसी भी खंड में, कोई भी खंड ले लो, ये खंड ले लो, ये खंड ले लो, ये खंड ले लो, किसी भी खंड में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल बीजगणितीय योग कर दो, बस ये बताया गया है। अब एक ध्यान रखना है, एक धारा एक ब्रांच में बहेगी, एक ही ब्रांच से अगर है तो उसके अंदर धारा का मान एक ही होगा। लिखो कैसे भी, जैसे इस ब्रांच में लिखा I1, इसमें लिखा I2, लेकिन इसमें लिखते I1 प्लस I2। अब तो सोचोगे इसमें 2 धाराएं हैं, 2 धाराएं नहीं, धारा एक है, इन दोनों का सम, इन दोनों का जो होगा, ये 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तो इसमें 3 एम्पियर होगी। बात समझ में आई कि नहीं, तो इसमें 3 बताएंगे, तो धारा तो एक ही हुई ना, 3 एम्पियर की धारा वेरी। बस ये बात बहुत ध्यान रखना है कि एक भुजा के अंदर केवल एक ही धारा होती है, 2 धाराएं नहीं होती है कि एक इधर से भेज दो एक उधर भेज दो,
ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब चलिए हम बनाते हैं, जितने पॉइंट बताए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लगाते हुए काम आएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं पहले पास में, है ना। पहला बंद पास, इसमें हम लोग किरचॉफ का नियम लगाने जा रहे हैं। दूसरा नियम देखिए, हम ए पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, हम ए से चले हैं, ठीक है। पहले हम R2 में गए हैं, कहाँ गए हैं, R2 में। हम ऐसे चल रहे हैं, हमारी दिशा ये है, हम ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ। ध्यान रखिएगा, हम ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ। और धारा जो इसमें आ रही है ये I2 धारा, ये धारा तो ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे धारा चल रही है ना। धारा ध्यान से देखिए, धारा कहाँ से कहाँ आ रही है, बी से ए की तरफ आ रही है। कौन सी धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, ठीक है। तो अगर I2 धारा विपरीत दिशा में आ रही है और हम इधर जा रहे हैं, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए ना। तो अगर अपनी दिशा में हम चल रहे हैं, हमारी दिशा में धारा चल रही तो प्लस लेना, और हमारे विपरीत धारा चल रही तो माइनस लेना। बस इतनी बात याद रखिएगा, हम इधर जा रहे हैं और धारा हमारे अपोजिट आ रही है, तो चिन्ह लग जाएगा माइनस का, ठीक। ये बात बस ध्यान रखना है। I2 धारा है, संगत प्रतिरोध इसमें R2 है, ठीक। बी पे पहुंच गए, बी से यहाँ तक गए, कुछ नहीं मिला। यहाँ से जब इधर गए तो मिला R1, क्या मिला, R1 मिला हमें। अगर इसकी ध्यान दें तो हम तो इधर की तरफ चल रहे हैं, धारा भी इधर ही की तरफ चल रही है। देखो I1 धारा एक भुजा में एक की तरफ की धारा होगी, तो इधर धारा I1 बनाई थी तो वहाँ भी I1 इधर ही जा रही होगी, हम भी इधर ही जा रहे हैं, दोनों लोग एक ही तरफ हो गए, तो I1 प्लस R1 हो जाएगा। यहाँ तक आगे कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ आगे कोई प्रतिरोध नहीं, काम हो गया, है ना। इज इक्वल टू, ये संगत प्रतिरोधों का गुणनफल कर लिया। अब इज इक्वल टू, अब क्या करना है, उसी परिपथ में वैद्युत वाहक बल भी देखना है, ठीक है ना। यहीं से शुरू करते हैं, मिला पहला। अब देखो, हम जब निकलेंगे बड़े वाले टर्मिनल को प्लस कहते हैं, छोटे वाले को माइनस कहते हैं। जब हम निकलेंगे तो हम किससे निकले, माइनस वाले से निकले, तो हम लिखेंगे माइनस E2। काम करता है, और कोई है नहीं, इसमें है नहीं, यहाँ पे है नहीं, ये मिला, है ना। यहाँ से जब निकले, ये है माइनस और ये है प्लस। किससे निकले तुम, बाहर निकले प्लस वाले से, तो क्या लिखेंगे, प्लस E1, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सुसज्जित कर लेते हैं, प्लस वाले को आगे कर लेते हैं या 1 वाले को आगे कर लेते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं I1 R1, इसको पीछे कर देते हैं, I2 R2 इज इक्वल टू E1 को आगे कर लेते हैं और E2 को पीछे कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। न्यूमेरिकल जब करेंगे आप ऐसे ही न्यूमेरिकल में समीकरणें बनाएंगे, ठीक है। और फिर हाई स्कूल वाला मेथड लगाएंगे, प्रतिस्थापन लगाओ, वज्र लगाओ, है ना, विलोपन लगाओ, कोई मेथड लगा के हल करना होगा, ठीक। अब चलिए इसमें चलते हैं, सेकेंड पास में यही काम देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे बंद पास में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, दूसरा नियम लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने ये लिया ना, हम ऐसे 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 चलने वाले, देखो जब सिंबल बना दे तो ऐसे चलना है, वरना लिखेंगे ए से बी जाएंगे, सी जाएंगे, डी जाएंगे, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंबल बना देंगे, हम ऐसे चलने वाले हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अब हम कैसे चलने वाले हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। चलो देखते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ से यहाँ गए, कोई प्रतिरोध मिला नहीं, यहाँ से यहाँ गए, प्रतिरोध मिला कितना, R3। इसके अंदर कितनी धारा जा रही है, ये देखो I1 प्लस I2 धारा जा रही है, कितनी जा रही है, I1 प्लस I2 धारा। हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, धारा भी ऐसे ही जा रही है, ऐसे जा रही ना अपनी दिशा में, इस बात को मत भूलिएगा। हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, धारा भी ऐसे ही जा रही है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा। प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। चलिए इसका काम खत्म हो गया, इस जगह पे आ गए, यहाँ कुछ प्रतिरोध नहीं, यहाँ प्रतिरोध नहीं, यहाँ चले तो एक प्रतिरोध और मिला, कितना मिला, R2 मिला, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं बी से ए की तरफ, धारा भी चल रही है बी से ए की तरफ, है ना। कौन सी धारा जा रही है, I2 जा रही है, अपनी दिशा में है, प्लस लगा लेंगे। बैटरी मिली, इधर कुछ है, काम खत्म। समझ गया कि नहीं, प्रतिरोधों का काम एक तरफ हो गया, अब बैटरियों का काम दूसरी तरफ होगा। यहाँ से आगे कोई बैटरी है, नहीं बैटरी है, यहाँ से आगे कोई बैटरी नजर आई, नहीं आई, यहाँ से यहाँ कोई बैटरी है, नहीं, यहाँ से यहाँ कोई बैटरी है, नहीं, यहाँ से आगे तो एक बैटरी मिल गई, है ना, E2। और हम जब निकले तो बैटरी के कौन से सिरे से निकले, प्लस सिरे से निकले, किससे निकले, प्लस सिरे से, है ना। तो E2 प्लस प्लस चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ पहले में, है ना। तो ये हमारी एक समीकरण हो गई, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको खोल दिया जाए तो I1 R3, I2 यहाँ भी, I2 यहाँ भी, तो I2 इनको जोड़ देते हैं, I2 प्लस R3 लिख देते हैं, ऐसे करके, है ना। ये हो गया E2, ये समीकरण नंबर 2 बन गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम समीकरणें बनाया करेंगे जब हम अपना न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है ना। इस नियम का अगर वो पूछा जाए रिजल्ट, ठीक है ना, तो ये जो है
ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, यहाँ लिख देना, ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। ये भी बहुविकल्पीय मात्रा, या तो पहला नियम का संरक्षण पूछता है कि किस चीज को प्रदर्शित करता है, और या दूसरे नियम का। अब हम लोग लगाते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। जो दोनों टॉपिक पढ़े हैं, किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। इन पे देखेंगे न्यूमेरिकल को लगाया कैसे जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, उदाहरण के लिए, दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य, ए और बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ये दर्शाया गया है, आपको डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, ठीक है ना। क्या चित्र दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ऐसे कुछ संरचना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इस चित्र को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसमें देखो, उसमें ढूंढो कि कुछ अगर सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है, पहले इनको निपटा लिया जाता है, ठीक है ना। सीरीज पैरेलल पहले सॉल्व करिए, ठीक है ना, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले ये दोनों अगर हम यहाँ ए से इधर की तरफ चले तो ये एक ही ब्रांच में तो साथ ही में लगे, तो इनको एक साथ कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो आप जानते होंगे अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है, तो उनको जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो इसको इधर साइड करता हूं, ठीक है ना, इस जगह पे दिखा देते हैं। तो इस वाले रेजिस्टेंस का जो सम आएगा इतने का, यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं इस परिपथ के अंदर, ये यहाँ से यहाँ एक ही साथ में एक ही धारा जा रही है, जिसमें एक ही धारा जाएगी वो किसमें कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 और +2 = 4 ओम, तो ये बन गए 4 ओम। अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये बिंदु है, एक ये बिंदु पर, यहाँ से एक लाइन आई, ये बिंदु है, यहाँ से एक लाइन आई, ये बिंदु, तो ये दोनों हमको पैरेलल में दिख रहे हैं। ये भी ध्यान रखना जब परिपथ लगाएंगे। ये इधर चला गया, इधर एक धारा आई, इधर बटी, एक इधर बटी, और इस पॉइंट पे दोनों मिल गई, और इसके बीच में कोई एक्टिव बैटरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समांतर में है। और अगर दो प्रतिरोध समांतर में है, ठीक है ना, तो उनको भी हम लोग 1 बटा करके हल कर लेते हैं। या तो साथ एक बार इसको जोड़ दीजिए और अपॉन में करके दोनों को भाग दे दीजिए, ठीक है ना। या तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यह नियम लगा लीजिए डायरेक्ट। एक फॉर्मूला होता है A × B/A + B। अगर दो रेजिस्टेंस आपके पास A और B है ना, तो इस तरह से फार्मूला यूज कर लेते हैं। मान लो एक A है, एक B है ना, तो 8 × 8/8 + 8 डायरेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 × 8 और ये हो जाएगा 16, ठीक है ना। 8 से इसको काट देंगे, 2 आएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 4 ओम, ठीक। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई सर्किट बनाते हैं। इन दोनों की जगह पे एक लगाएंगे, कितना, 4 ओम का, ठीक है। तो एक हम इसकी जगह पे लगा देते हैं, यहाँ पे 4 ओम का, ये लगाया 4 ओम का, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है एज इट इज, ऐसे रहने दिया। ये ब्रांच यहाँ पहुँचा दिया B पे, ठीक है। ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया। अच्छा, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितना, 4 ओम का, ये भी बना लिया, ठीक। इन दोनों को सॉल्व किया तो भी आया कितना, 4 ओम का। तो ये भी यहाँ पे लगा देते हैं, कितना, 4 ओम का, ये लग गया 4 ओम, ठीक है। इसके साथ चले आए, इस जगह पे बैटरी कितनी लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास है 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब इस पे हम किरचॉफ के नियम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस मेष में चलेंगे तो अलग बैटरी है, उस जगह पे अलग बैटरी है, तो अलग अलग परिपथ बने जा रहे हैं। इस परिपथ में ये बैटरी दे रही है, उस परिपथ में वो बैटरी धारा दे रही है, तो पता नहीं सर्किट में कौन सी धारा बह रही है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे किससे, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम को लगाने के लिए पहले तो हम मेष बनाते हैं, ठीक है। अब मेष करने के लिए यहाँ धाराएं तुमको नहीं दी है, तुमको अपनी तरफ से धारा मानना है। तो धारा देता कौन है, बैटरी। तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, यहाँ से धारा निकली होगी। ऐसे हम मान लेते हैं कि इसमें से ऐसे ऐसे धारा निकल रही है। मान लो पहली वाली बैटरी है तो I1 ले लेते हैं, I1 है ना। ये वाली बैटरी इधर से धारा दे रही, ये दूसरी बैटरी हो गई, तो I2 लिख देते हैं। इधर से क्या करेंगे, I2 करेंगे। जितनी मन करे उतनी धारा ऐसे करके एक लाइन में बना सकते हो वही धारा, ठीक है।
अब इधर से I2 आ रही, इधर से I1, तो इस ब्रांच में ही तो दोनों जाएंगी भाई। यहाँ पे संधि का नियम लगा लेंगे, प्रथम नियम, आने वाली दो धाराएं हैं I1 प्लस I2, तो इधर जो जाएंगे तो I1 प्लस I2 ही तो जाएंगे, क्योंकि बराबर ही होता है। तो इसके अंदर जाने वाली धारा है I1 प्लस I2। चाहते तो I3 बनाते तो 3 धाराएं होती, 3 मेष बनाते हैं ना, इसलिए हमने पहले ही मन में क्या किया, संधि का प्रथम नियम लगा लिया कि एक I1 धारा इधर से आ रही, एक I2 धारा इधर से आ रही, दोनों को ऐड किया, इसमें कितनी जाएगी I1 प्लस I2 धारा चली जाएगी, ठीक है ना। अब हम लगाते हैं इनमें बंद पास का नियम, ठीक है ना। बंद पास के नियम से पहले वाले में लगाते हैं हम लोग, ये पहला मेष हो गया और ये दूसरा मेष हो गया, ठीक है ना। प्रथम से मतलब एक से हल करने जा रहे हैं, तो कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो यहीं से चलना शुरू करते हैं, एक पॉइंट से, ए से चले, कोई प्रतिरोध नहीं मिला, यहाँ से यहाँ पे एक प्रतिरोध मिला 4 ओम का, और धारा है I1। हम जिधर चल रहे हैं धारा भी उधर चल रही है, इसलिए चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ गए, कोई हमको प्रतिरोध मिला नहीं, यहाँ से यहाँ आए तो हमें प्रतिरोध मिला 4 ओम का। धारा देखिए तो I1 प्लस I2 धारा है, हम भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, धारा भी नीचे की तरफ जा रही है, चिन्ह प्लस का लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू पहुँचाए जहाँ से चले थे। अब यही काम सेल और बैटरी के लिए करते हैं, यहाँ से यहाँ गए तो हमें एक बैटरी मिली, कितनी, 2 वोल्ट की, ये माइनस सिरा होता है, ये प्लस, तो हम निकले किससे, प्लस से, है ना, तो प्लस 2 वोल्ट हो गया। यहाँ से यहाँ कोई बैटरी नहीं है, कहानी खत्म इसकी, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4i इधर से, 4i1 इधर से, तो टोटल हो जाएगा 8i1। इसको ओपन करेंगे तो 4i2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। ये समीकरण नंबर 1 हमारी बन गई। ऐसे ही काम दूसरे में करते हैं, ठीक है। ए से शुरू करते हैं चलना, ऐसे ऐसे करके घूम लेते हैं, ठीक है ना। बंद पास 2 में दूसरा नियम लगाने पर, ठीक है, दूसरा नियम लगाने पर, ठीक है, लगाइए। यहाँ से यहाँ गए तो हमको धारा मिली I2, कोई प्रतिरोध है नहीं, आगे मिला जाकर प्रतिरोध कितना, 4, अपनी दिशा में प्लस चिन्ह ले लेंगे। यहाँ से यहाँ गए, कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ से यहाँ गए, एक प्रतिरोध मिला, कितना, 4 ओम का। धारा कितनी जा रही, I1 प्लस I2, अपने दिशा में, इसलिए चिन्ह क्या ले लेंगे, प्लस। यहाँ पहुँचे, कहानी खत्म। बैटरी के लिए चले, यहाँ से मिली एक बैटरी 2 वोल्ट की, है ना, ये देखिए, बाकी कोई बैटरी भी नहीं मिलेगी। तो ये समीकरण बन गए, हल कर लेते हैं, तो ये 4i1 हो जाएगा, और 4 और 4 8i2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने बताया था इतना काम करने के बाद, ठीक है ना, इतना काम करने के बाद जो है, अब हम लोग हाई स्कूल वाला जो समीकरण सॉल्व करने का तरीका था वो लगाएंगे, ठीक है ना। चाहे एक वज्र गुणनखंड लगा लो, प्रतिस्थापन लगा लो, विलोपन लगा लो, जो अच्छी लगे वो लगा लो, है ना। एक चीज तो देख रहे हैं, 2 सब्जी का कॉमन ही, अगर चाहो तो काट सकते हो, है ना, 2 काट के खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि I1 को pहले गायब कर दें, ठीक है ना। तो अगर समीकरण नंबर 2 को हम 2 से गुणा कर दें, क्या कर दें, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 1 में घटाने पर, पहले 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद 1 में घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कर देना, सही पे इस जगह पे करते हैं बाकी का काम, ठीक है। हमारे पास समीकरण नंबर 1 है 8i1, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है 4i2 इज इक्वल टू 2। इसको 2 से गुणा करके लिखते हैं, 2 चौको 8, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी 8i1, ठीक है। 8 दूनी 16i2 इज इक्वल टू 2 दूना 4। घटा लो, घटाने का मतलब होता है सारे चिन्ह आप बदल दीजिए, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस की 4i2, ये 16i2 माइनस के बचे कितने, माइनस के 12i2, इधर है 2 और इधर है माइनस के 4, तो बचे कितने, माइनस के 2 से माइनस कैंसिल, है ना। तो I2 का मान आ गया 2/12। इसको और सॉल्व कर देंगे तो 1/6 एम्पियर आया कि नहीं आया। अब ये मान कहीं भी रख दो चल के, किसी भी समीकरण में अगला मान आ जाएगा। मान लो समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 से, ठीक है, 8i1 प्लस 4, i का मान रख दो 1/6 इज इक्वल टू 2, है ना। तो 2 दूना 4 और 2 दिया 6 हो जाएगा।
उसके बाद बचा कितना 8I1 इज इक्वल टू, इसको उधर साइड पे भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 पहले था, ये आएगा माइनस का 2/3, है ना। हल कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4/3। तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से I1 इक्वल टू ये 2 3 के साथ गुणा हो जाएगा 1/6, मतलब दोनों मान क्या है बराबर आए, ठीक है ना। ये एम्पेयर इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो हमारी I1 I2 धाराएं प्राप्त हो गई, I1 भी मिल गई और I2 भी मिल गई, दोनों धाराएं मिल गई। अभी हमारा क्वेश्चन हल नहीं हुआ है, अभी हमें क्या निकालना है, VAB निकालना है, इनके बीच विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का फॉर्मूला होता है VB माइनस VA। अगर हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच कितना प्रतिरोध लगा है और इनके बीच आने वाली धारा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध इंटू धारा, ठीक है। V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो ये तो 4 लगा हुआ है, दिख रहा है। धारा कितनी जा रही है, I1 धारा 1/6, I2 धारा 1/6। तो हल कर लेंगे, 4 इंटू 2 बार हो गया 2/6, है ना। तो ये 2 एक कम 2 होता है और 2 3 6 हो गया, है ना। तो 4/3 इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपका VB माइनस VA आ गया। यही आपसे पूछा जा रहा था कि कितना वोल्ट विभव वहाँ पे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाना है, बहुत आराम से लगाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, वरना मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज़ चलते जाइए, पूरा कंप्लीट हमने लगा के दिखाया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप देखने वाले हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो 5 अंक का आएगा, इसके साथ न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का रहेगा और थ्योरी 2 मार्क्स की रहेगी, जो भी डेरिवेशन हम लोग छोटा सा लगाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये 5 नंबर का बना, आधा आधा पूछा जाएगा, 2 नंबर प्लस 3 नंबर ऐसे करके पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में जानते हैं, यह है क्या, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर बीट, है ना। उन्होंने एक विशेष प्रकार का परिपथ खोजा, प्रतिरोधों का एक विशेष प्रकार का उन्होंने परिपथ खोजा। बहुत सारे परिपथ का एनालिसिस कर रहे थे, उनमें ये उनको एक परिपथ दिखा। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम 4 प्रतिरोध एक सीरीज में जोड़ दें, चारों प्रतिरोध को एक लाइन से जोड़ दें और उसको मोड़ मोड़ करके एक वर्ग बना ले, विकर्ण बना दे, वर्ग बना ले और उसके अंदर फिर 2 विकर्ण हो जाएंगे, है ना। तो इन्होंने एक चतुर्भुज बनाया, है ना, 4 प्रतिरोध लिए और एक चतुर्भुज बना दिया मोड़ करके, ठीक है। और कहा कि ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है, इसके एक भुजा में धारा नापने के लिए धारामापी लगा लो और जो बचा दूसरा विकल्प उसमें सेल या बैटरी लगा लो, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन शुरू करो। इसका महत्व ये था क्योंकि इस सर्किट के खोज का कि कोई भी अगर चालक है आपके पास, इसका आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो व्हीटस्टोन ने जो अपना ये बना के दिया था, इसके माध्यम से उसका आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते थे। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इन्होंने ये व्यवस्था की थी। किया क्या गया, एक तार लिया गया, उसमें 4 प्रतिरोध लगाए गए, सीरीज में लगाए गए, चारों को मोड़ करके एक चतुर्भुज बनाया गया। चतुर्भुज के 2 विकर्ण बने, एक विकर्ण में धारा मापने के लिए धारामापी लगाया और एक विकर्ण में बैटरी लगा दी, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर धारा प्रवाहित की। इन 4 प्रतिरोधों को इन्होंने ऐसा समावेशित किया, ऐसा व्यवस्थित किया कि जिस समय इसमें धारा नहीं जा रही थी, एक विकर्ण में जो धारामापी लगाया था, इनको ऐसे संतुलित किया कि इसमें अब कोई धारा ना जाए। तो ऐसी अवस्था का नाम दिया संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और कहा अब एक रेजिस्टेंस हटा के दूसरा रेजिस्टेंस आप नाप लीजिए, इनका अनुपात हमेशा बराबर होगा और उसके माध्यम से आप उस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन्होंने कैसे करके दिया, अब हम लोग उसको समझते हैं। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें 2 की दी गई है, 2 बार ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है ना। एक बार जब परिपथ आप स्टार्ट करेंगे, आप की 1 को प्रेस करेंगे, इसके अंदर धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो लास्ट में K2 बाद में दबाया जाएगा, चेक करने के लिए तो धारा जा रही कि नहीं जा रही। एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है कि पहले K2 दबाते हैं कि पहले K1 दबाते हैं, ठीक है ना। तो भैया पहले इसको पुश करेंगे ताकि धारा जाना शुरू हो। अब जब हमें ज़रूरत होगी तब इसको पुश किया करेंगे ताकि हमारा मीटर न जल जाए। तो इसको पुश करेंगे, चेक करेंगे धारा आ रही है कि धारा शून्य है। यहाँ पे धारा शून्य होना चाहिए, यहाँ पे धारा क्या हो, शून्य हो। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको पुश कर लिया करेंगे, है ना, कि इधर धारा चेक करने के लिए धारा इसमें जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है ना, समझ गए।
तो अब इसको हम लगाते हैं, हम एक मेश ये ले लेते हैं, मेश नंबर 1, और एक मेश ये ले लेते हैं, मेश नंबर 2। मेश बोलिए या पास बोलिए, एक ही मतलब होता है, इंग्लिश में मेश बोलते हैं, ठीक है ना। बंद पास को इंग्लिश में मेश कहा जाता है, ठीक। अब इसमें हम यहाँ से मान लीजिए लगाना शुरू करते हैं अपना पहला, है ना, पहले वाले बंद पास में, पहले बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है, द्वितीय नियम लगाते हैं हम लोग इनके बंद पास में। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ए से जब बी की ओर जाते हैं तो हमारे पास I1 धारा है और P रेजिस्टेंस है। यहाँ पे P रेजिस्टेंस है और इसके अंदर I1 धारा है, अपनी दिशा में है, इसलिए चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। यहाँ से यहाँ कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही, हमने इसको संतुलित कर लिया है, इसलिए यहाँ में कोई धारा ही नहीं, काम खत्म, ना ही कोई प्रतिरोध है। यहाँ से यहाँ है तो एक प्रतिरोध हमें मिला R, है ना, जिसमें धारा जा रही है कितनी, I2। हम D से A की तरफ आ रहे हैं, लेकिन धारा A से D की तरफ जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का लगा देंगे, ठीक है ना। इज इक्वल टू, क्या इसमें कोई बैटरी सैटरी है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, इज इक्वल टू 0, है ना, इसमें कोई बैटरी नहीं आई, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। यही काम कहाँ करते हैं, दूसरे वाले में कर लेते हैं, है ना। जो हमारे पास दूसरा वाला है, दूसरे बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर यही काम यहाँ कर लेते हैं। मान लो बी से शुरू करते हैं, बी से गए कि हमको I1 धारा थी, जो प्रतिरोध था, अपनी दिशा में था, चलो प्लस का आ जाएगा। सी पे आ गए, सी से एस डी की तरफ गए, एस प्रतिरोध मिला जिसके अंदर I2 धारा है, लेकिन विपरीत दिशा की है, इसमें भी कोई बैटरी लगी नहीं है यहाँ, है ना। तो ये 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों को हम लोग हल करेंगे, जैसे हम अभी बंद पास वाली समीकरण हल कर रहे थे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि P R1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं तो R I2 मिल जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो I1 क्यों, ये इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा S I2। दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो I1 से I1 कैंसिल, S2 से S2 कैंसिल, है ना। तो P अपॉन Q R अपॉन S बच जाएगा। यही संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी, है ना। यही हमें सिद्ध करना था कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होगा, और संतुलित कब होगा, जब इसमें I इक्वल टू 0, इस गैलोनोमीटर में जाने वाली धारा का मान 0 हो, है ना। तो अगर आप न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो वहाँ आपसे कहेगा, या तो कहेगा कि जो बीच वाला विकर्ण है उसमें कोई धारा नहीं जा रही है, या ऐसे कहेगा संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, या कहेगा I का मान 0 है। ऐसा कुछ भी कह रहा है तो समझ लो ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है, और अगर संतुलित है तो ये फार्मूला लगाया जा सकता है। संतुलित नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा। तो खाली चित्र ऐसे देख लो और जुट के लगाना, हाँ जुटना नहीं है। पहले आप देखोगे कि क्या इसका और इसका अनुपात 2 संलग्न हो जाए, चाहे इसका देख लो, चाहे इसका संलग्न का मतलब इस बिंदु को पकड़ो, एक उधर एक इधर हुई ना, इनको संलग्न बोलते हैं। यहाँ पे उंगली रखा, एक उधर एक इधर, ये संलग्न है। यहाँ पे उंगली रखा, एक इधर और एक इधर, ये संलग्न है। यहाँ पे उंगली रखा, एक उधर एक इधर, ये संलग्न है। किन्हीं 2 संलग्न हो जाए, ये 2 संलग्न हो जाए, ये 2 संलग्न हो जाए, अनुपात ले लो बराबर है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पकड़ो, क्योंकि फार्मूला होता है ऐसे मिल जाए P/R Q/P, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 संलग्न हो जाए, इधर की पकड़ो तो उधर की पकड़ो जाके, है ना। अगर अनुपात बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे कि ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। और ये शर्त होती है उसके लिए, P/Q बराबर होगा R/S के लिए, है ना। ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, ये संतुलित व्हीटस्टोन की शर्त है, ठीक, मतलब फार्मूला है, शर्त का मतलब फार्मूला, ठीक है ना। कि अगर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फिर यही फार्मूला हो जाएगा। अगर संतुलित नहीं है तो हल कर लेंगे, जैसे अभी हल किया था, तब यहाँ 0 0 ना आके कुछ हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। इन सबको हल करने बोलेंगे
कि ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। और ये शर्त होती है उसके लिए P/Q बराबर होगा R/S के लिए, है ना। ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, ये संतुलित व्हीटस्टोन की शर्त है, ठीक, मतलब फार्मूला है, शर्त का मतलब फार्मूला, ठीक है ना। ये अगर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फिर यही फार्मूला हो जाएगा। अगर संतुलित नहीं है तो हल कर लेंगे, जैसे अभी हल किया था। तब यहाँ 0 0 ना आके कुछ हल करेंगे, आंसर आ जाएगा इन सबको हल करने पे, ठीक है। सुनो, चलिए देखिए, अब हम लोग करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल बताएंगे जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, किस किस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो जो हमने लिखा है इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया है, लिखा है संलग्न चित्र में एक आपको चित्र दे दिया गया है, इसमें 10 ओम का प्रतिरोध, उसमें धारा 0 है, ये धारा 0 है, ठीक है ना। अब हमको ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, सबसे पहला सवाल है ना, कि ये व्हीटस्टोन है या नहीं है, एक तो यही समस्या है। और इन्होंने क्या दिया, संलग्न चित्र, इन्होंने भी बताया नहीं, ठीक। तो आप याद रखिएगा, एक तो क्लू यहाँ से मिला कि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा 0 है, धारा वाला 0 किसमें होती है, सिर्फ व्हीटस्टोन में होती है, पहला क्लू। दूसरी बात, 5 प्रतिरोध एक अरेंजमेंट में होना चाहिए। ये तो बैटरी के साथ लगाएगा, ये तो सर्किट से समझ लो बाहर का मामला है, ठीक है ना। यहाँ से तो धारा देंगे, ये विकर्ण में चला गया, है ना। तो अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 बचे कि नहीं बचे प्रतिरोध, बस 5 प्रतिरोध मिल करके व्हीटस्टोन ब्रिज बना देते हैं, ठीक है। जिसमें 5वां वाला जो होता है वो एक विकर्ण में होता है, और 6वीं जो ब्रांच होती है उसमें कंफ्यूज करने के लिए तो हो सकता है रेजिस्टेंस लगा दे साथ में, और बैटरी तो देना ही देना पड़ेगा, तभी उसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो जो 6ठी वाली ब्रांच होगी उसमें आप देखेंगे कि सोर्स होगा, ठीक है ना। और उसके साथ कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी प्रतिरोध दे दिया करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना, अगर इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, बाईदास ये ना देता कि प्रतिरोध 0 है, तब भी आप इतनी चीज़ देखें कि 6 भुजाएं नजर आ रही कि नहीं, 6 भुजा, जिसमें से 4 प्रतिरोध एक में कभी कभी धारा मापी बना के देगा, कभी प्रतिरोध बना के देगा, ठीक है। और एक भुजा में हमेशा सेल लगा के देगा, और उसके साथ कभी कभी रेजिस्टेंस ऐड करेगा। तो 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजा हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होने के चांसेस फुल हैं, है ना। अब हम इसको कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा चित्र को अच्छा कर सकते हैं, है ना। इस चित्र को हम जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे उस टाइप से बना दें अगर जरूरत लगे तो, है ना। तो देखिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, इस चित्र को, ये बीच वाली भुजा को पकड़ा, और ये समझ लीजिए धारा मापी वाली भुजा है, ये ऐसे कर दिया, जिसके पास कितना ओम का लगा है, 10 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। इसी के साथ एक प्रतिरोध ऐसे करके हम जोड़ लेंगे, ये देखिए जोड़ लिया। इसी के साथ एक और प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, ये भी हम लोगों ने जोड़ लिया। ये वाला कितना है, 3 ओम का है। इधर वाला हमें ज्ञात करना है, ये 1 ओम का है, ठीक है। इधर चले जाएंगे तो इधर लगा हुआ है 6 ओम का प्रतिरोध, कितना लगा है, 6 ओम का प्रतिरोध। इधर से इधर आ जाएंगे तो कितना लगा हुआ है, 12 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, कितना है, 12 ओम का। ये कितना है, 6 ओम का। ये एक कंप्लीट हो गया, ये रहा विकर्ण, इसी के साथ एक प्रतिरोध 4 ओम का और लगा दिया है, और इसी में इन्होंने एक बैटरी आपको लगा के दे दी है। ये कुछ इस प्रकार से एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना। तो कोई टेंशन की बात है, जैसे देखा इसने कहा है कि इस वाली ब्रांच में जो IG है वो कितनी है, 0 है, 10 ओम वाले में कोई धारा नहीं जा रही, मतलब ये भुजा हो गई गैप, तो ये बचा व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम कह सकते हैं इनका अनुपात हमेशा बराबर होगा, है ना। तो हम निकाल सकते हैं पहले का आंसर कि P/Q का अनुपात R/S के बराबर होगा, इस फार्मूले से। तो हम वैल्यू रख देते हैं 3/x बराबर 6/12, 6 कम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको प्राप्त हो गई, है ना। कितनी आ गई, 6 ओम आ गई, 2 तिया 6 ओम में लिखते। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। पहला आंसर प्राप्त हुआ कि नहीं, पहला का काम खत्म। अब हमसे पूछा गया 4 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है, भैया ये 4 ओम है, जो बैटरी से धारा निकली वो इसमें गई। धारा निकालने के लिए I = V/R होता है, बस V/R, ठीक है ना। तो अब आती है बात कि इसका प्रतिरोध कितना है ना। तो जब ये भुजा में धारा नहीं जा रही, इसका काम खत्म, ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो हमारे पास ऊपर 2 नीचे 2 साथ साथ लगे हुए हैं, तो 3 + 6 9 हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
तो इस भुजा का जो ऊपर वाली भुजा जब सेकेंड के लिए हम निकालेंगे तो सबसे पहले जो RS कह सकते हैं सीरीज में लगे प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RS1 3 + 6 9 हो जाएगा, 3 + 6 है ना, तो ये हो गए 9। ऐसे दूसरी भी लाइन है ना, उसके अंदर हम देखेंगे जो सीरीज में लगे हैं दूसरी लाइन, इसके अंदर प्रतिरोध अब ये तुम निकाल चुके हो कि 6 है ना, और वो कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 12 आप जोड़ लेंगे तो 18 ओम हो जाएगा, ये 9 ओम और ये 18 ओम। लेकिन ये दोनों अगर इसको गैप कर दो तो ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो इनका पैरेलल मतलब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि इसका इतने का कितना हो जाएगा, R पैरेलल निकाल लेते हैं है ना। पैरेलल में हमने बताया था जो ऊपर की भुजा का है और जो नीचे की भुजा का है दोनों का गुणा कर लो है ना, तो ऊपर की भुजा का आया है 9, नीचे की भुजा का आया है 18 और उतरे नीचे और ऊपर क्या करो जोड़ लो है ना, ये तो बताया था। अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 × 18 ये 27 हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं 9 से कट जाएगा है ना, 9 × 1 = 9 होता है, 9 × 3 = 27 होता है, 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 6 = 18 होता है, तो कुल मिला के पैरेलल वाला कितना आया 6, इतने परिपथ का रिजल्टेंट आया 6। अगर कुल प्रतिरोध कहें कितना होगा R इक्विवेलेंट बताओ, तो 6 तो इसका ही हो गया है ना, और 4 देखो नीचे भी लगा हुआ है, तो 6 + 4 = कितना हो जाएगा 10 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। अब हम धारा निकाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे सकते हैं ना। 2 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है, 4 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी है ना, तो I बराबर होती है V/R है ना। परिपथ के अंदर कितना V लगाया गया 5, कितना लगाएगा 5 है ना, और कितना रेजिस्टेंस परिपथ का है 10, हल कर लेंगे तो 1/2, 1/2 को हल करेंगे 0.5 एम्पियर की धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी, आंसर नंबर 2 हो गया ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में धारा पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा है। चलो भैया तीसरे वाले का भी काम तमाम करते हैं ठीक है ना। 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, देखो इसका फार्मूला याद रखिएगा, 3 ओम आया है इस वाली ब्रांच में है ना, इस वाली ब्रांच में आया है ना, तो यहाँ पे आपका विभव पता चल जाए ठीक है, तो यहाँ के विभव का मान लो, इस पॉइंट का नाम कुछ ले लो, ए दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, ये पॉइंट दिया हुआ था, सी दिया हुआ था है ना, ये सी दिया हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का विभव पता चल जाए और यहाँ का प्रतिरोध पता चल जाए है ना, अपने आप से धारा मिल जाएगी। तो भैया विभव देख लीजिए, बैटरी के पास टोटल विभव है 5 ठीक है, धारा निकलती 0.5, तो यहाँ कितना खर्चा होगा बस इतना जान लो आप है ना, यहाँ कितना खर्चा हो जाएगा 4 × 5 = 20 है ना, V = I × R, I कितना है 0.5 है ना, और प्रतिरोध कितना है 4, 4 × 5 = 20, 2 खर्चा हो गया यहाँ पे, कितना खर्चा हो गया 2 वोल्ट, तो यही खर्चा हो गया, बचा कितना 3, और वो पैरेलल में सब भुजाओं को 3 है 3 मिलेगा, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे, वो पैरेलल में विभव नहीं बढ़ता है ना। तो हम समझ गए कि ऊपर होगा 3 और प्रतिरोध कितना लगा 6 और 3 9 का लगा हुआ है ना, हल कर लोगे तो 1/3 एम्पियर की धारा आ जाएगी, समझ में आई बात की नहीं। अब हम चलते हैं किस वाले क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर पे चलते हैं ठीक है ना। 4 नंबर में हमसे कह रहा है कि जो 12 ओम है उसके प्रतिरोध में धारा कितनी होगी है ना, तो जाहिर सी बात है इस ब्रांच का फिर वही VAC कितना विभव है, और जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं उसका प्रतिरोध कितना है नीचे वाले से है ना, नीचे ले लो, तो ये प्रतिरोध आपका आ जाएगा, अब डायरेक्ट कर सकते हैं ठीक है ना। तो VAC हमारा 3 था, अब प्रतिरोध बढ़ चुका है इसमें है ना, ये कितना आया है, x निकाला था 6, 12 × 6 = 18, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो इस ब्रांच में कितनी करंट हो जाएगी 1/6 एम्पियर, समझ में आई बात ये नहीं। अब चलते हैं 5वें की तरफ, कह रहा है स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा बताओ है ना, कौन सा है 5वां, स्रोत द्वारा दी गई शक्ति ठीक है। अब ये शक्ति को पावर बोलते हैं, फॉर्मूला होता है V × I, क्या होता है V × I, स्रोत का V ये है और धारा जो दी जा रही है वो 0.5 दी जा रही है ना, तो 25 होता है, 0.8 के बाद लगाया तो ये पावर हो गया, पावर को हमेशा वाट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं वाट में, तो इसका मतलब स्रोत के द्वारा इस परिपथ को 2.5 वाट की पावर दी गई है, समस्या है किसी को ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल लगाना इतनी चीज, और सब जगह पे जो फॉर्मूला लगेगा यही फॉर्मूला ही लगेगा, आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे ठीक है, इसको आप सामने रखिए और बाकी अपने एग्जाम्पल या एक्सरसाइज जहाँ के भी लगा रहे सब लगाते हैं बचलिए।
सबसे पहला काम पहचानना जरूर आना चाहिए, पहचानने के बाद ये प्रोसीजर आप फॉलो करिए अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना।